उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। अब आगे देखिए ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के प्रभारी डी पुंदेश्वरी जो है कांकेर में उनका आवागमन होना है। किस प्रकार को तैयारी किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश लाटिया जी से बात करते। सर, आज जो है छत्तीसगढ़ के प्रभारी और वो आने वाले हैं, क्या किस प्रकार से तैयारी की गई? देखिए, हमारे जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव डी पुरंदेश्वरी दीदी का प्रवास बस्तर का प्रवास है और 19 तारीख को दंतेवाड़ा, 20 को कोंडागांव और 21 को सुबह 20 रात को 8 बजे हमारे यहाँ जाएंगी और 20-21 को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस से बैठकों का दौर जो शुरू होगा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जिला मुख्यालय में, और उसके दृष्टि से तैयारी हम लोगों की चल रही है। और संगठनात्मक एक बैठक है, विधानसभा वाइज बैठकें होगी। राष्ट्रीय महासचिव की प्रभारी बनने के बाद ये कांकेर जिले का पहला आगमन है और कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा उत्साह है, मन में भी उत्साह है, सब लोग इसीलिए जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। तो सारे कार्यकर्ता इस बैठक में रहने वाले हैं और सब लोगों का नेक टू नेक बातचीत होकर के बैठक में कि अपना शक्ति केंद्र का निर्माण हुआ कि नहीं, मंडल का गठन हुआ कि नहीं, हमारे बूथ का गठन हुआ कि नहीं, ऐसा पूरी संगठनात्मक ढांचा जो बना हुआ है उस हिसाब से सब कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाली हैं। और वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी पूरे कांकेर जिले की तरफ से, सभी मंडलों की तरफ से पूरी तैयारी हमारे तरफ से की गई है। और ये संगठनात्मक ढांचा जो बना है वो तैयारी, और चुनाव की दृष्टि से भी लोगों के बीच में बातचीत होगी। हमारे कई प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठना होगा, विधानसभा वाइज बैठना होगा, प्रमुख लोगों के साथ बैठना होगा, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना होगा। ऐसे 5 राउंड की बैठकें पूरे दिन भर में हम सबके बीच में चलने वाली है। और इस दृष्टि से उनका प्रवास हम सबको कार्यकर्ताओं को जोश देने वाला, उमंग देने वाला और सबके बीच में उत्साह भरने वाला ये कार्यक्रम है। और हम लोग डी पुरंदेश्वरी दीदी जी को हम अपने बीच में पा करके सारे कार्यकर्ता उत्साह में हम सब लोग काम करने वाले हैं। सर, चुनाव सामने में है, कुछ चुनाव के लिए कुछ तैयारी कुछ बात की? चुनाव की तैयारी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा से तैयार रहते हैं। चुनाव जैसा विधानसभा का खत्म हुआ तो हम नहीं सोचते कि आने वाले 5 साल बाद चुनाव होगा। जिस दिन चुनाव खत्म हुआ दूसरे दिन से हम चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। तो चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी अपने करके बैठी हुई है। और जब भी 2023 का चुनाव होगा और जो टिप्स प्रभारी महोदय के माध्यम से हम सब लोगों को मिलेगा उसको फॉलो करते हुए चुनाव की तैयारी की दृष्टि से चुनाव के मैदान में हम सब जाने वाले। प्रथम आगमन है, किस उत्साह कितने हैं? कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो रात को 8 बजे उनका आगमन होगा। बाइक रैली के माध्यम से हम सब लोग ज्ञानी ढाबा से लेकर के अपने रेस्ट हाउस तक बाइक रैली युवा मोर्चा के द्वारा होगा। और बीच में 4 से 5 जगह हमारे महिला मोर्चा की बहनें हैं और स्थानीय शहर मंडल के द्वारा, कुछ वरिष्ठों के द्वारा, व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा, ऐसा 4 जगह पे उनका स्वागत यहाँ पे होने वाला है। उस स्वागत के माध्यम से वो रेस्ट हाउस तक पहुँचेगी। बिल्कुल देख सकते हैं अभी आज जो है 8 बजे उनका आगमन होने वाला है और काफ़ी भव्य तरीके से तैयारी की गई है। भारतीय नदियों में पानी को संरक्षित करने के लिए वन विभाग के द्वारा नदियों में एनीकट का निर्माण किया गया। लाखों रुपए की लागत से एनीकटों का निर्माण किया गया जो साल भर में ही धराशायी हो गए। ये खुर्री वन परिक्षेत्र का एक बराहीन डांड में बना हुआ स्टाफ डैम एनीकट है जो लगभग 12 से 14 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है, जो पहले ही बरसात में धराशायी हो गई। इस एनीकट को देख के ही अंदाज लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस एनीकट का निर्माण किया गया होगा। लगभग 12 लाख रुपए के निर्माण के दर से इस निर्माण को किया गया था, पर पहली ही बरसात को यह एनीकट या स्टाफ डैम कहे नहीं झेल पाया और पहली ही बरसात में ये एनीकट जगह जगह से धराशायी हो गई। आप देख सकते हैं कि जो विंग वाल है वो पूरी तरह से टूट गई है और साथ में जो पानी रोकने के लिए बीच में वाल बनाया गया था वो पूरी तरह से टूट के एक दूसरे में चिपक गए हैं। इस को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार इस एनीकट के निर्माण कार्य में किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया होगा। वन विभाग दावा तो करता है कि हम नदी नालों का पानी संरक्षित करने के लिए जगह जगह एनीकट स्टाफ डैम का निर्माण कर रहे हैं, पर निर्माण कार्य में कितनी गुणवत्ता है इस एनीकट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाती है और गुणवत्ताहीन जो काम किया जाता है उन पर कब तक लगाम लगाया जाता है। स्कूली दिनों की बात है, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था। वो ये कहता था कि ये जो फ़कीर दीवाने सड़क पर घूमते हुए नज़र आते हैं ये भारत के खुफिया विभाग के लोग होते हैं। उसके बाद इन फ़कीर दीवानों को देखने का नज़रिया ही बदल गया। अब एक फ़कीर दीवाने छिंदवाड़ा में भी चर्चित हो गए हैं।
मेरे बाजू में बैठे हुए हैं। आप देखिए इनका हाल वाल आपको दिख रहा होगा। बाकायदा जो है सर पर ये टोपी है, ये डपली है, इनका जो हुलिया है पहनने ओढ़ने का अंदाज़ भी निराला है। और जो सबसे ज़्यादा इनको चर्चा में जिस चीज़ ने लेके आई है वो है इनका भीख मांगने का जो हाईटेक तरीका है। ये देखिए आप, ये फ़ोन पे के ज़रिए और पेटीएम के ज़रिए ये भीख मांगते हैं और लोगों से बारकोड स्कैन कराकर भीख लेते हैं। अब मैं इनसे जानता हूँ, दादा ये बताओ क्या नाम है आपका? अपना नाम हेमंत कुमार सूर्यवंशी, कुंडीपुरा थाना और पांडुरनगर ससुराल, भगवान दीन दादा की भतीजी। नगर निगम में काम करता था मैं। अच्छा, नगर निगम से मिला कटोरा भीख मांगने का। क्यों? जाके पूछो क्यों? मेरी तनख्वाह कितनी रुकी है। कब से भीख मांग रहे हो? हैं? कब से भीख मांग रहे हो? आज 4 साल हो गए भीख मांग रहा हूँ इसी छिंदवाड़े में। कितनी तनख्वाह रुकी है? अब तुम जोड़ो बिल लगा के, ब्याज सहित। LIC खोला, 55 रुपये दिन मिलता था नगर निगम में जब से काम कर रहा हूँ। अब आज सोचो तुम। ये जो बताओ, जो बारकोड आप लेके घूमते हो, लोग इसमें भीख वगैरह देते हैं? उसमें कुछ नहीं देते, सब छिछोरापन करते हैं बंद मोबाइल करके। बंद मोबाइल करके। हाँ। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बच्चे हैं, रामू, छोटू, सीमा, हेमंत। क्या करते हैं? क्या करते? भीख मांग रहे वो भी। क्यों? जब कटोरे ही बाप को पकड़ा दिया तो बच्चे तो भीख मांगेंगे ही ना, स्वाभाविक है। आप तो नगर निगम में थे। नगर निगम की जो बता रहा हूँ स्टोरी, पूछो ना जाके सीमू से, पूछो वो जैन खड्डा दवाई बेच रहा पंकज टाकीज के सामने, पूछो उससे नाम हेमंत है कि नहीं। ये जो आपने हुलिया बनाया है, ये जो भीख मांग रहे हो, नाराज हो लोगों से इसलिए मांग रहे हो? अरे वो तो खाऊंगा क्या, तुम बताओ। तुम्हारी गद्दी में बैठा लूंगा क्या ऑफिस में? कहाँ के दूंगे फिर तुम तनख्वाह? तुम बताओ, है आपके पास? बहुत नाराज हैं किसी वजह से। परिवार है वो भी भीख मांग रहा है जैसा कि इन्होंने बताया, और ये भी जो है लंबे समय से भीख मांग रहे हैं। इनका हाल देख के बस मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आता है कि बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर। यह मार्ग 45E नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी नर्मदा एक्सप्रेस वे का नाम दे करके कबीर चबूतरा से सागा टोला और जबलपुर होते हुए झाबुआ गुजरात की सीमा तक लगभग 906 किलोमीटर की सड़क बनाए जाने का प्रस्ताव है। बजट में लगभग 2500 करोड़ से अधिक की राशि इस सड़क के निर्माण के लिए ली गई है। वहीं लगभग 242 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के नाम से ली जा रही है। यह सड़क 11 जिलों को होते हुए मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले तक जाएगी, जो सागा टोला से होते हुए जबलपुर, जबलपुर से होते हुए ये झाबुआ के लिए सड़क जाएगी। इस सड़क को निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में पहला प्रस्ताव लिया गया था, और जिसे अभी फिलहाल कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित कर लगभग 906 किलोमीटर की सड़क बनाए जाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो शासन द्वारा योजना बनाई जा रही है कि 2 पहिया वाहनों पर बच्चे हेलमेट लगाएंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि सरकार के कहने में क्या असर पड़ता है। जी बताएं। केंद्र सरकार ने ये जो योजना बनाई है ये बहुत अच्छी है और इससे हमारी जान बच सकती है। और हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो शासन ने योजना बनाई है, अब ये 2 पहिया वाहन पर ये हेलमेट पहनेंगे तो उनकी जान भी सुरक्षित रहेगी। केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है कि अब बच्चे भी 2 पहिए के वाहन में हेलमेट लगा के घूमें ताकि हमारी जान भी बचे रह सके। और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनको हेलमेट पहनने में कैसा लगेगा और वो 2 पहिया वाहन पर अपना सफ़र कर पाएंगे। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, बताओ। केंद्र सरकार ने ये अच्छी योजना की है, 2 पहिए के वाहन में हम हेलमेट लगा के निकलेंगे। आइए, हमने बच्चों से बात की। बच्चों का कहना है कि अब वो 2 पहिया वाहन पर हेलमेट लगाकर घूमेंगे, जिनकी उनकी जान की सुरक्षित रहेगी। मध्य प्रदेश शासन के राज्यपाल मंगू भाई पटेल
जहां कल 48वें अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल में शामिल होने खजुराहो पहुंचे, तो वहीं उन्होंने मंदिरों को भी भ्रमण किया, तो यूनेस्को की सूची में शामिल और अपनी सुंदरता के लिए विश्वविख्यात और पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना अपने बढ़ते टाइगर कुनबे के लिए जाना जाता है। तो वही पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की बदौलत ही मध्य प्रदेश को एक बार फिर 10 सालों के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था। तो वही मंगू भाई पटेल भी आज पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना का भ्रमण करने पहुंचे। मंगू भाई पटेल जो मध्य प्रदेश शासन के राज्यपाल हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की जिस प्रकार से ख्याति है उस प्रकार से भ्रमण करने से अपने आप को नहीं रोक पाए और आज सुबह सफारी करने पहुंचे। तो वहीं किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है आला अधिकारियों के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की, चाहे वो खनिज विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, कैन बेतवा लिंक पे भी विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से कैन बेतवा लिंक का जो प्रोजेक्ट है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वाकांक्षी इच्छा थी। कल मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया है कि नर्मदा एक्सप्रेसवे का निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति देकर के, और ये 906 किलोमीटर की जो सड़क है वो इसी स्थान से, मैं अपने कैमरा में से दिखाऊंगा, ये कबीर चबूतरा है जहां से ये सड़क का निर्माण होगा और यहां से होते हुए जबलपुर से अब्दुल्लागंज और वहां होते झाबुआ तक ये सड़क जाएगी। 906 किलोमीटर में मध्य प्रदेश की 12 सड़कें जोड़ी जाएंगी। ये अमरकंटक से, जो अमरकंटक पवित्र नगरी नर्मदा उद्गम स्थल है, यहाँ से 7 किलोमीटर का दायरा है और यहीं से पीछे की जो सड़क है, पीछे की सड़क जो हम बता रहे हैं, ये सड़क जो है ये छत्तीसगढ़ रतनपुर जाएगी, जो बिलासपुर को भी जाती है, छत्तीसगढ़ को भी जोड़ेगी। मध्य प्रदेश की 12 सड़कें जो हैं वो इससे जुड़ेंगी और उसके अलावा वहां से वो खंभात की खाड़ी तक जाकर नर्मदा एक्सप्रेसवे का नाम है। हमारे साथ लोकल पत्रकार यहाँ के जिले के मौजूद है, विजय उर्मिला जी, हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या फायदा होगा। विजय जी, इस एक्सप्रेसवे बनने से क्या फायदा होगा? क्या निश्चित तौर पर आप ये समझिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है कि 906 किलोमीटर का ये नर्मदा एक्सप्रेस बनेगा, इससे निश्चित तौर पर अमरकंटक को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। काफ़ी लंबे अरसे से अमरकंटक को देश प्रदेश में ख्याति दिलाने के लिए कई तरीके के प्रयास किए जा रहे थे, मगर जब ये एक एक्सप्रेसवे बनेगा, नर्मदा एक्सप्रेसवे, जिससे बहुत सारे स्टेट जुड़ेंगे और तब जाके एक अनूपपुर को एक नई पहचान मिलेगी। अमरकंटक को जो लोगों का आवागमन की समस्या थी उससे भी निजात मिलेगी और विकास के लिए भी एक नए आयाम खड़े होंगे। पर्यटन को भी फायदा होगा इसको लेकर? पर्यटन निश्चित तौर पर, जहां लोगों का भी आने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, नर्मदा एक्सप्रेस बनने के बाद से लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा, जिससे यहाँ के व्यापार में भी वृद्धि होगी और एक तरफ से जो यहाँ की लोकल, आप कहेंगे, यहाँ के जो नेचर है इसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। सरकार के इस फैसले से कितना खुशी है, लोग कितना इसको लेकर के आशा की भरी जरूर देख रहे हैं? निश्चित तौर पे अमरकंटक के लिए एक बहुत सुखद पल है कि नर्मदा एक्सप्रेस भी बनने जा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर अमरकंटक को कहीं ना कहीं एक बड़ी पहचान मिलेगी और यहाँ के पर्यटन को भी एक नया आयाम मिलेगा। बिल्कुल, अमरकंटक के को लेकर के जो नर्मदा का, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है, नर्मदा का उद्गम स्थल है, उसका एक्सप्रेसवे बनना और 906 किलोमीटर की ये पूरी सड़क गुजरात की खंभात की खाड़ी तक जाएगा। मध्य प्रदेश की 12 सड़कें जुड़ेंगी। इससे एक यहाँ पे पर्यटन को क्षेत्र के लेकर, रोजगार को क्षेत्र के बड़ा फायदा होने जा रहा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में 21 फरवरी सोमवार से शिव नवरात्रि उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ शाम 4 बजे बाबा महाकाल के गर्भगृह में विशेष आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। यहाँ 9 दिनों तक शिव नवरात्रि उत्सव मनाई जाएगी, जिसके तहत भगवान महाकाल को दूल्हे स्वरूप में सजाया जाएगा। जिस प्रकार घर परिवार में शादी का उत्सव होता है, वर को दूल्हा बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ की जाएगी। यहाँ महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान का विवाह उत्सव आयोजन होगा। इसके पहले 9 दिनों तक यहाँ पर इस प्रकार की रस्में अदा की जाएगी। यहाँ गर्भगृह में 21 पंडित बैठेंगे जो कि मंत्रोच्चारण करेंगे और प्रतिदिन यहाँ अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाएगा। उज्जैन में मनाए जाने वाला शिव नवरात्रि उत्सव देश में एकमात्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में ही मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नाव में पूर्वा विधानसभा के चंदनखेड़ा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। दौरे के मद्देनजर रखते हुए चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कल कलेक्टर कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम भूपेश बघेल यूपी के सुल्तानपुर दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने सदर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक सिंह राणा की चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि किसान चिंतित हैं क्योंकि उन्हें सही दाम नहीं मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने मध्य प्रदेश से पलायन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार के अभाव से तकरीबन 10 से 12 लाख मजदूर दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं। उमा भारती ने आगे कहा कि केन बेतवा परियोजना की पूरी होने के बाद पलायन रुक जाएगा। राजधानी रायपुर में 27 गांवों के किसान बीते 3 जनवरी से अपनी 8 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया किसानों की 8 मांगों को लेकर मंत्री मंडलीय उप समिति के मंत्रियों के बीच अनौपचारिक चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह के तहसील जबेरा पहुंचे, जहां उन्होंने डुनकी नाला और शून्य नदी पर बने ब्रिज का लोकार्पण किया। रायसेन में 4 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को घोड़ी पर बिठाकर शादी की। भोपाल में बढ़ी मगरमच्छों की गिनती, वन विभाग और भोपाल बर्ड्स की टीमें गिनती में जुटी। राजधानी भोपाल में बढ़ा हवाओं में प्रदूषण, बढ़ते वायु प्रदूषण से जिला प्रशासन की बड़ी मुसीबत है। राजस्थान के कोटा में रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ, जिसमें दूल्हे समेत 9 बारातियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार कार चंबल नदी में जा गई। घटना नयापुरा के पास छोटी पुलिया पर हुई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जसपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में गई 14 वर्षीय बच्ची के साथ 5 आरोपियों ने मिलकर दने दी। बिलासपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों की जान ली। यूपी पंजाब में मतदान खत्म, 5 बजे तक यूपी में करीब 58% मतदान, तो पंजाब में 64% तक पड़े। अनदेखी के सीजन 2 का प्रोमो हुआ रिलीज। इस बात की जानकारी मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते दी। बॉलीवुड को अलविदा कह चुकी ज़ायरा वसीम ने भी हिजाब पर टिप्पणी की। कहा, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए चॉइस नहीं, जिम्मेदारी है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की बढ़ती आशंका को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि रूस हमले का निर्णय ले चुका है और वो परमाणु हमले के विकल्प पर भी विचार कर रहा है।